एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इजी फिजिक्स बाय क्रांति मैम के साथ। मैं हूं आपकी मैम क्रांति और मैं आप सभी बच्चों के लिए लेकर के आ रही हूं माइंड मैप सीरीज, जिसमें हम सारे चैप्टर्स के माइंड मैप देख रहे हैं। लास्ट मिनट रिवीजन के लिए, क्विक रिवीजन के लिए आप लोगों को सारे चैप्टर्स के माइंड मैप मैं बनवा रही हूँ। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इसके बाकी चैप्टर्स के वीडियोस नहीं देखे हैं तो एक बार आई बटन में जरूर चेक कर लीजिएगा। आप लोगों को पूरी प्ले लिस्ट वहां पर मिल जाएगी, सारे चैप्टर्स के माइंड मैप आप लोगों को मिल जाएंगे। आज मैं जो चैप्टर आप लोगों को करवाने वाली हूँ वो है अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट का माइंड मैप आज हम लोग करने वाले हैं। पूरे चैप्टर को बहुत ही आसान तरीके से मैं समझाने वाली हूँ आप सभी बच्चों को। तो शुरू करते हैं हमारा अल्टरनेटिंग करंट का माइंड मैप। ओके, सो अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट, राइट। सो सबसे पहले जब हम इस चैप्टर की बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पर जो है हम करंट और वोल्टेजेस के लिए या ईएमएफ के लिए आरएमएस वैल्यूज के बारे में देखते हैं। तो जो आरएमएस वैल्यू होता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, क्योंकि इसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। आपको छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्जाम में, जो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस है कंपटीशन एग्जाम में और बोर्ड एग्जाम में, दोनों में ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो वीआरएमएस है, वीआरएमएस के लिए वैल्यू हम लिखते हैं वी नॉट बाई स्क्वायर रूट 2, और इसी तरीके से आईआरएमएस के लिए हम लिखते हैं आई नॉट बाई स्क्वायर रूट 2। तो इसमें जो है आई नॉट और वी नॉट जो है मैक्सिमम यानी कि अधिकतम वैल्यूज होती है आपकी करंट और वोल्टेज की। और जब हम लोगों को आरएमएस वैल्यू में कन्वर्ट करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, बाई स्क्वायर रूट 2 करके जो है हम यहाँ पर कर देते हैं, तो हमें यहाँ पर आरएमएस वैल्यू जो है वो मिल जाती है। अब इसके बाद जो है हम देखते हैं क्या, इसके बाद हम औसत मान यानी कि एवरेज वैल्यूज हम देखते हैं, एवरेज वैल्यू, ठीक है। आई एवरेज और वी एवरेज, ये हो गया 2i नॉट बाई पाई और ये हो गया 2v नॉट बाई पाई, ठीक है। तो ये आपकी एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपका जो फॉर्मूला है वो आपका होता है। और यहाँ पर जो i नॉट और v नॉट है जिसको हम मैक्सिमम वैल्यू बोल रहे हैं, इसको हम शिखर मान के नाम से भी जानते हैं। तो अगर मान लो कि हमको शिखर मान या फिर एवरेज वैल्यूज अगर कैलकुलेट करना है तो जो हमारा आरएमएस का फॉर्मूला था, ये आरएमएस वाला जो फॉर्मूला है इसको ही जो है हम इस तरीके से भी यहाँ पर लिख सकते हैं, आई नॉट इक्वल्स टू आई आरएमएस स्क्वायर रूट 2 और वी नॉट इक्वल्स टू वी आरएमएस स्क्वायर रूट 2, यूं इस तरीके से, ठीक है। जब हम जो शिखर मान और आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू के बीच का जब अगर हम रिलेशन देखें तो जो मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट होती है ये आपकी सबसे बड़ी वैल्यू होती है, और आरएमएस वैल्यू ये आपका जो है जो वैल्यू मतलब कि कैलकुलेशन के बाद जो निकल के आता है वो इस तरीके का जो है होता है। तो ये आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं यूं इस तरीके से, राइट। तो बेसिकली जो औसत मान कैलकुलेट कर रहे हैं 2i नॉट बाई पाई या फिर 2v नॉट बाई पाई, तो औसत मान एवरेज वैल्यूज जो है वो सबसे छोटी आती है। और क्योंकि यहाँ पर जो है हमारा साइनोसॉइडल फॉर्म में जो है हमारा फंक्शन होता है करंट और वोल्टेजेस का, तो अगर इनका एवरेजेस देखें तो बेसिकली वो जो है 0 होता है। लेकिन यहाँ पर जो हम एवरेज वैल्यूज की बात कर रहे हैं वो हम आधे चक्र के लिए एवरेज वैल्यू कैलकुलेट कर रहे होते हैं, राइट। अब इसके बाद हम जो है आर एल और सी एलिमेंट्स की बात करेंगे। तो सी के बारे में कैपेसिटेंस चैप्टर में सी एलिमेंट के बारे में इंट्रोड्यूस हम हुए थे, और करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम आर से इंट्रोड्यूस हुए थे, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो चैप्टर किया था वहां पर हम जो है इंडक्टेंस यानी कि एल एलिमेंट से इंट्रोड्यूस हुए थे। और ये जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं यहाँ पर इन तीनों ही एलिमेंट्स का जो है सारा का सारा जो है खेल रहता है। तो सबसे पहले हम इंडिविजुअल तीनों के लिए यहाँ पर बात करेंगे, आर एल और सी के लिए। तो ये आर हो गया, एल हो गया और सी हो गया, और तीनों ही एलिमेंट्स के जो डिटेल्स है ये यहाँ पर हम देखेंगे। तो बेसिकली जब हम ये प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट का चैप्टर जब हम पढ़ते हैं तो इन एलिमेंट्स में जो है हम अल्टरनेटिंग सप्लाई जो है यहाँ पर देते हैं V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। और बेसिकली इसकी वजह से जो सर्किट में यानी कि परिपथ में करंट जो फ्लो होता है वो आपका अल्टरनेटिंग वोल्टेज सप्लाई की वजह से अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होता है। तो पहले हम डायग्राम बना लेते हैं तीनों का। ये हो गया आपका इंडक्टर के लिए, और तीनों के लिए V साइनोसॉइडल फंक्शन में होता है, और ये हो गया आपका कैपेसिटर के लिए, राइट। ये ठीक, अब ये हो गया आर एल और सी, तीनों लिख लिया हम लोगों ने। अब इनके लिए जो करंट्स की वैल्यू होती है, क्योंकि हमारे इस वोल्टेज की वजह से यहाँ पर सर्किट में हमें करंट का फ्लो मिलेगा, इनके लिए करंट की जो वैल्यू होती है, तो बेसिकली यहाँ पर जो है फेजर डायग्राम का कॉन्सेप्ट भी आता है। तो फेजर डायग्राम का कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो इसके लिए आप लोगों ने सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है वहां से ही हम ये फेजर डायग्राम का कॉन्सेप्ट जो है कंसीडर करते हैं। बेसिकली यहाँ पर ओमेगा टी यानी कि थीटा के रिस्पेक्ट में यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि जो अल्टरनेटिंग करंट हम देते हैं वो कुछ इस तरीके से आप लोगों का होता है, यूं इस तरीके से, चाहे वोल्टेज के लिए हो चाहे करंट के लिए हो, टाइम के रिस्पेक्ट में ये जो है चेंज होते हैं, राइट। टाइम के रिस्पेक्ट में बार बार इनका जो मैग्नीट्यूड और जो मतलब कि क्या कहना चाहिए कि डायरेक्शन है वो बार बार चेंज हो रहा है, मतलब कि परिमाण और दिशा बार बार बदल रही है।
है कि नहीं। अब यहाँ पर क्योंकि परिमाण और दिशा बार बार बदल रही है, तो जैसे कि वोल्टेज सप्लाई अगर हम लोगों ने दिया तो ये एलिमेंट्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि करंट की वैल्यूज क्या होगी, राइट। तो जब हम यहाँ पर आर एलिमेंट की बात करते हैं तो बेसिकली आर एलिमेंट के लिए जो करंट और वोल्टेज है वो दोनों ही सेम फेज में होते हैं, मतलब कि जो इनका वेव शुरू होता है वो बिल्कुल मतलब कि साथ साथ ही चलता है। तो साथ साथ ही क्योंकि चलता है तो इनके बीच, दोनों के बीच में मतलब वोल्टेज और करंट के बीच में कोई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, जिसकी वजह से आपका जो यहाँ पर करंट का जो फॉर्मूला है ये आपका V नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी, और V नॉट जो है, V नॉट बाई आर जो है ये बेसिकली आपका I नॉट है, V नॉट बाई आर जो हम लोगों ने लिखा है, राइट। और इसके लिए जो आपका फेजर डायग्राम बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है, ये V आप लोगों ने बना लिया और ये I आप लोगों ने बना लिया, तो ये आपका रजिस्टर के रिस्पेक्ट में आपका जो है क्या है, V है, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर ये हो गया आपका VR। तो आप देख सकते हैं कि दोनों के बीच का जो फेज एंगल है फाई, इसकी वैल्यू जो है आपकी क्या है, 0 है, इसीलिए आपका करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में चल रहा है, क्योंकि फेजर डायग्राम दोनों मतलब फेजर्स जो है वो क्या है, सेम फेज में है, राइट। अच्छा, अब यहाँ से जो बेसिकली अगर हम बात करते हैं एवरेज पावर की, ठीक है, तो जो आपका औसत शक्ति यानी कि एवरेज पावर जो है वो केवल रेजिस्टिव एलिमेंट के लिए मिलता है, इंडक्टिव या कैपेसिटिव एलिमेंट के लिए नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि इंडक्टिव और कैपेसिटिव एलिमेंट्स में आपका जो है क्या होता है कि वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगल्स होते हैं उसकी वजह से जो है आपको वहां पर एवरेज वैल्यूज जो है वो 0 मिलती है, जिससे हम लोगों को यहाँ पर फॉर्मूला जो मिलता है करंट मतलब रेजिस्टिव एलिमेंट के लिए P एवरेज इक्वल्स टू I स्क्वायर R, ठीक है। और जो क्योंकि दोनों के बीच का जो फेज एंगल है वो 0 है, इसलिए पावर फैक्टर की अगर हम बात करें cos फाई, तो cos फाई की वैल्यू मिलती है क्या, 1। और जो शक्ति का जो फॉर्मूला है इसको हम इस तरीके से V नॉट I नॉट बाई 2 लिख सकते हैं, क्योंकि जो शक्ति का फॉर्मूला है वो P इक्वल्स टू VRMS IRMS cos फाई होता है और cos फाई की वैल्यू 1 है। तो VRMS IRMS का मान जो है हमारा यहाँ पर जो बेसिक फॉर्मूला हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था I नॉट बाई स्क्वायर रूट 2 और V नॉट बाई स्क्वायर रूट 2, तो यहाँ से जो है आप लोगों का ये V नॉट और I नॉट बाई 2 आप लोगों का आता है। और अगर हम बात करें यहाँ पर इंडक्टिव एलिमेंट की, तो इंडक्टिव एलिमेंट के लिए करंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो उससे पहले थोड़ा सा यहाँ पर जो है ये जो हम लोगों ने लिख रखा है इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। अब इंडक्टिव पार्ट के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। तो बेसिकली इंडक्टिव पार्ट में क्या होता है कि जो आपका करंट और वोल्टेज है वो साथ साथ नहीं चलता है ना, तो यहाँ पर जो आपका करंट है वो आपका वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे चलता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो करंट का फ्लो एलिमेंट के अक्रॉस हम लोगों को मिलता है, ठीक है, करंट का फ्लो जो एलिमेंट के अक्रॉस मिलता है वो हमारा 90 डिग्री पीछे चलता है, जो हम लोगों ने वोल्टेज सप्लाई दिया है उसे। और इसकी वजह से आप लोगों का जो यहाँ पर करंट का इक्वेशन है ये आपका हो जाता है I इज इक्वल टू V नॉट बाई ये V नॉट और R की जगह, क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि जब हम बात करते हैं यहाँ पर इंडक्टिव एलिमेंट के लिए, तो इंडक्टिव एलिमेंट के लिए जो है जो रेजिस्टिव पार्ट होता है वो L नहीं होता है, क्योंकि L का जो यूनिट है वो आपका हेनरी में होता है, वैसे ही कैपेसिटर का जो है वो फैरेड में होता है। और रेजिस्टिव एलिमेंट जैसे कि R में ओम में था, तो बेसिकली इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें, सॉरी इंडक्टर और रेजिस्टर की अगर हम बात करें, तो इसमें जो रेजिस्टिव प्रॉपर्टी की जो वैल्यूज होती है वो XL और यहाँ पर ये जो है XC होती है, और इनका जो यूनिट है वो क्या होता है, ओम में होता है। और जिसकी वजह से यहाँ पर जैसे V नॉट बाई R रजिस्टर के केस में हम लोगों ने लिखा था, यहाँ पर हम लोगों को क्या लिखना होगा, तो यहाँ पे लिखना होगा हम लोगों को V नॉट बाई XL, V नॉट बाई XL, और ये हो गया साइन ओमेगा टी, और ये माइनस पाई बाई 2 होता है, ठीक है। क्या होता है, माइनस पाई बाई 2, किस वजह से हुआ, क्योंकि ये करंट है आपका और इसके लिए जो वोल्टेज है VL यूं इस तरीके से, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो आपका पाई बाई 2 है, करंट की वैल्यू पाई बाई 2 पीछे है। पश्चगामी करंट हम यहाँ पे बोलते हैं, पश्चगामी करंट मतलब कि करंट लैग कर रही है, पश्चगामी, ठीक है। तो ये पश्चगामी लैग जो है ये आप अच्छे से याद रखना, इंडक्टर के लिए कैपेसिटर के लिए भी हम देखेंगे वहां पर लीड करेगी, तो ये लैग और लीड अगर आपने याद रखा तो आपको बाकी पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट जो है, बस हम क्या कर रहे हैं इन सब कुछ चीजों को ही मतलब कि मॉडिफाई करके मर्ज करके जो है हम कर रहे हैं, तो सारी चीजें आप लोगों के लिए इजी हो जाएगी। और एवरेज पावर की अगर हम बात करें तो एवरेज पावर जो है इन केस में जो है वो 0 होता है, क्योंकि इंडक्टर और रजिस्टर्स के लिए जो है हम जो साइनोसॉइडल फॉर्म में जो हमारे फेजर डायग्राम्स होते हैं उनकी वजह से फाई की वैल्यू यहाँ पर पाई बाई 2 होती है, ठीक है। और पाई बाई 2 क्योंकि cos फाई की जगह पे अगर हम पाई बाई 2 लिखेंगे मतलब पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होती है, 0। और यहाँ पर धारा पश्चगामी होती है, ये हम पहले लिख चुके हैं, ठीक है। धारा अगर पश्चगामी होती है तो मतलब कि आपका वोल्टेज क्या होता है, अग्रगामी होता है कि नहीं। तो ये हो गया आपका किसके लिए, ये हो गया आपका इंडक्टर के लिए, ठीक है। इसी तरीके से हम यहाँ पर कैपेसिटर के लिए भी देखेंगे। तो जब हम कैपेसिटर की बात करते हैं तो कैपेसिटर के केस में जस्ट इंडक्टर का उल्टा होता है। बेसिकली अगर इन एलिमेंट्स की मैं बात करूं तो इन एलिमेंट्स के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हो। कैपेसिटर का जो यूज है, संधारित्र का यूज ऊर्जा को संचित करने के लिए, एनर्जी स्टोर करने के लिए किया जाता है, और जो इंडक्टर है वो करंट कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, क्योंकि मतलब जो हमारा इंडक्टर है बेसिकली उसमें जो है करंट इंड्यूस होता है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि करंट इंड्यूस जो हो रहा है वो पूरा का पूरा मैग्नेटिक फ्लक्स के ऊपर जो है डिपेंड करता है, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। और
क्योंकि एवरेज पावर की वैल्यू भी दोनों के लिए क्या होती है, 0 होती है। और जो रेजिस्टिव एलिमेंट होता है यहाँ पर कैपेसिटेंस के लिए वो होता है आपका XE XC, और यहाँ पर X ऑफ C जो हम लिखते हैं वो उसको हम फेजर डायग्राम में इस तरीके से जो है बनाते हैं। ये I हो गया और ये आपका हो गया क्या, VC। यहाँ पर जैसे कि क्या था, VL था, वैसे यहाँ पर क्या है, VC है। और ये पीछे है आपका π/2। कितना पीछे है, π/2। कौन पीछे है, तो वोल्टेज। करंट लीड कर रहा है इस बार। करंट आपका क्या है, अग्रगामी है। तो इसके लिए जो है हम लिख लेते हैं कि यहाँ पर जो है आपका इक्वेशन कैसे हो जाएगा इसका, तो I नॉट इज इक्वल टू V नॉट बाई XC हो जाएगा, और ये साइन ओमेगा t प्लस π/2 आपका हो जाएगा। और यहाँ पर जो करंट है ये आपका क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, अग्रगामी है। आ रही है बात समझ में। और क्योंकि यहाँ पर cos फाई की वैल्यू जो है वो 0 ही होगी, और एवरेज पावर भी आपका क्या होगा, 0 ही होगा। और करंट हम लोगों ने लिख लिया है, अग्रगामी है। और यहाँ पर इसके अलावा जो है XC की हम वैल्यू लिखेंगे तो 1 बाई ओमेगा C। यहाँ पर भी XL की वैल्यू मिस हो गई थी, XL की वैल्यू ओमेगा L और XC की वैल्यू 1 बाई ओमेगा C। जहाँ पर ओमेगा जो है आपका क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपकी होती है, तो ध्यान रखना है। और ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2πf। तो अगर हम यहाँ पर वैल्यू रखें तो 2πf वैल्यू रखने से आपका जो है XC और XL दोनों का ही फॉर्मूला आप लिख सकते हो। तो मैं वो लिख नहीं रही हूँ क्योंकि सेल्फ अंडरस्टूड है, उतना तो आप लोगों को पता होगा ही। एंड इसके अलावा एक चीज और मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूंगी कि जो हम लोगों ने यहाँ पर फेजर डायग्राम्स बनाए हैं करंट और वोल्टेज का, तो जैसे यहाँ पर करंट और वोल्टेज के लिए फेजर डायग्राम बना है, बिल्कुल एज इट इज सेम फेजर डायग्राम आपका किसके लिए बनेगा, जो है XC के लिए भी यहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो ये VL जहाँ पर हम लोगों ने लिखा है, इसको हम लोग लिख लेते हैं कि XL, VL, और ये यहाँ पे लिख लेते हैं VC और XC, दोनों के लिए ही इस तरीके से बनता है। एक चीज और जो है यहाँ पर मिस हो गई है कि यहाँ पर इनके अक्रॉस, किसके अक्रॉस, ये जो हमारा L और C है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज VL, और यहाँ पर C के अक्रॉस वोल्टेज जो है वो क्या होगा, VC होगा, राइट। तो इनके लिए जो फॉर्मूलाज है, VL इक्वल टू IXL और VC इक्वल टू IXC, और यहाँ पे V इक्वल टू IR, VR इक्वल टू IR। ठीक है, तो क्योंकि ये फॉर्मूलाज आगे जब आप इनके कॉम्बिनेशंस पढ़ते हैं वहां पर आपको ये फॉर्मूलाज जो है वो काम आते हैं, इसके लिए हम लोगों ने ये फॉर्मूलाज जो है यहाँ पर लिख लिया है। एंड इसके बाद जो है इनके कॉम्बिनेशंस की बात होती है RL, RC और जो है क्या आपका LC सर्किट की। और ये डायरेक्टली जो है हम तीनों के कॉम्बिनेशन से ही यहाँ पर लिख लेते हैं। तो डायरेक्टली हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो RLC कॉम्बिनेशन के बारे में लिखेंगे, तो आपको सारा कुछ जो है वो समझ में आ जाएगा। और इसके अलावा जो है हम यहाँ पर और बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पर कवर करेंगे, तो क्योंकि ये चैप्टर आप लोगों का थोड़ा सा बड़ा है और सारी चीजें हम लोगों को यहाँ पर सही तरीके से मैनेज करके लिखनी होगी। ओके, सो नेक्स्ट हम RLC सर्किट के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। RLC, राइट। RLC सर्किट के लिए बेसिकली जो हमारा डायग्राम है वो कैसा होता है, तो तीनों ही एलिमेंट हमारे यहाँ पर मौजूद होते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अल्टरनेटिंग सप्लाई हम यहाँ पर देते हैं। तो जब हम अल्टरनेटिंग सप्लाई देते हैं तो ये क्या हो गया, V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी हो गया। ठीक है, ये V नॉट साइन ओमेगा टी, और ये आपका हो गया RLC, और तीनों के अक्रॉस यहाँ पर वोल्टेज जो है वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये VR, VL और VC, कुछ इस तरीके से जो तीनों अलग अलग एलिमेंट्स के लिए हम लोगों ने जितनी भी चीजें पढ़ी थी, यहाँ पर हम उन चीजों को क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे, राइट। तो सबसे पहली बात, हम जो फेजर डायग्राम की यहाँ पर बात करें, हम वहां से शुरू करते हैं। तो जैसे ही अच्छा, फेजर डायग्राम से पहले जो है, अच्छा कोई बात नहीं, हम करंट का इक्वेशन यहाँ पर पहले लिख लेते हैं, या फेजर डायग्राम से भी शुरू कर सकते हैं। तो करंट का इक्वेशन अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये I नॉट साइन ओमेगा टी, और इस बार जो है आपका प्लस माइनस फाई होगा। क्यों, क्योंकि L एलिमेंट भी है, C एलिमेंट भी है, तो कहीं पर लैग करेगा, कहीं पर लीड करेगा, कहीं पर अग्रगामी होगा, कहीं पर पश्चगामी होगा, और एग्जैक्टली 90 डिग्री के साथ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कॉम्बिनेशंस है। तो इसलिए हम लोगों ने वहां पर क्या लिया है, फाई एंगल लिया है, राइट। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, करंट का इक्वेशन लिख लिया। इसके बाद हम जो है फेजर डायग्राम की बात करेंगे। तो बेसिकली जो फेजर डायग्राम्स हम लोगों ने यहाँ पर पढ़े हैं, राइट, इन फेजर डायग्राम्स को हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन फेजर डायग्राम्स को हम कंबाइन करेंगे। तो जिससे आपका ये फेजर डायग्राम कैसे इस तरीके से बन जाएगा, ये I हो गया, और यहाँ पर ये आपका रेजिस्टिव वोल्टेज रहेगा, और क्योंकि आपका इंडक्टिव वोल्टेज ऊपर की तरफ होता है और कैपेसिटिव वोल्टेज जो है वो आपका किधर होता है, तो कैपेसिटिव वोल्टेज आपका नीचे की तरफ होता है, VC, इस तरीके से। और यहाँ पर बेसिकली जब अगर हम मान लो कि रिजल्टेंट की बात करें, तो रिजल्टेंट आपका कैसे निकल जाएगा, तो मान लो कि आपका VL ग्रेटर देन है क्या, VC से, तो ये आपका U इस तरीके से हो जाएगा, VL माइनस VC ऊपर की तरफ चल जाएगा, ये आपका हो गया क्या, VR, और VR के साथ आपका क्या करंट है। अब यहाँ पर जो है बेसिकली हम क्या करते हैं, ये जो है आपका जो सदिश योग का नियम है वो हम यहाँ पर लगाते हैं, वेक्टर एडिशन का, और इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कंबाइन अगर हम लोगों ने किया है तो हम क्या करते हैं, इसको वेक्टर एडिशन से ऐड करते हैं, तो रिजल्टेंट वोल्टेज जो है हमको इस तरीके से मिलता है। और यहाँ पर आप जो है या तो पाइथागोरस लॉ थ्योरम जो है वो यूटिलाइज करेंगे, या फिर अगर आप वेक्टर का एनालिटिकल मेथड से हम यहाँ पर देखें तो हम वोल्टेज के लिए यहाँ पर इक्वेशन लिख सकते हैं, V इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर।
ठीक है, इस तरीके से। और जब यहाँ पर हम वैल्यूज रखते हैं, ये जो VR, VL और VC जो हम लोगों को यहाँ पर मिला है, इनका जो वैल्यूज है जब हम यहाँ पर रखते हैं, तो हमें यहाँ पर जो है RLC कॉम्बिनेशन के लिए जो रेजिस्टिव एलिमेंट होता है, रेजिस्टिव पार्ट होता है, उसको हम इम्पीडेंस यानी कि जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। और वो जेड की वैल्यू हम लोगों को यहाँ पर मिलती है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर V बराबर I Z लिखते हैं, जिससे, और VR, VL, VC की वैल्यू हम यहाँ पर रखते हैं, जिससे I और I कैंसिल हो जाता है। और ये फॉर्मूला हम लोगों को मिलता है जेड इज इक्वल टू फिर स्क्वायर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। इस तरीके से ये फॉर्मूला हम लोगों को मिल जाता है। ठीक है, और यहाँ पर इसको हमने मैनेज कर दिया। और इसके बाद का जो पार्ट है, जिसमें ये XL माइनस XC, ये हम लोगों को VL माइनस VC की वजह से जो है हमें यहाँ पर मिलता है। और टोटल रिएक्टेंस, X को हम यहाँ पर रिएक्टेंस बोलते हैं, ये आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस माइनस कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और XL और ओमेगा L की वैल्यू, XL और XC की वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी देखी है, ओमेगा L माइनस 1/ωc इस तरीके से। और यहाँ पर जो है tan फाई की अगर हम बात करें, तो बेसिकली यहाँ पर जो है दोनों के बीच का एंगल फाई है, करंट और वोल्टेज के बीच का जो एंगल है। और यहाँ पर ये एंगल जो है हमारा, यहाँ से हम ये VL माइनस VC अपॉन जो है VL माइनस VC अपॉन क्या लिखते हैं फॉर्मूला में R। अब ये आपका जो है लाल बटे कप का है ना, और इंग्लिश मीडियम वाले PAB अपॉन HHB करते हैं, है ना। तो वहां से आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस का फॉर्मूला जो है आपको मिलता है। और VL माइनस VC की जगह में आप जो है क्या रख सकते हैं, XL माइनस XC, और नीचे में क्या हो जाएगा, XL माइनस XC, और नीचे में आपका हो जाएगा क्या, ओके, यहाँ पर VR और यहाँ पर R हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से tan फाई का इक्वेशन हम यहाँ पर लिख पाते हैं। ठीक है, तो ये सारा इक्वेशन हम लोगों ने लिख लिया। और कौन सी चीजें जो है यहाँ पर मिस हो गई है, तो बेसिकली cos फाई के बारे में भी हम लोगों को यहाँ पर लिखना होगा। तो ये भी हम जो है थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। और cos फाई यानी कि पावर फैक्टर की हम बात कर रहे हैं, तो cos फाई की जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी R/Z। क्यों होगी, क्योंकि जैसे हम लोगों ने यहाँ पर इक्वेशन लिखा है इसका, सॉरी, ये जो फेजर डायग्राम हम लोगों ने बनाया है इसका, ये वाला जो फेजर डायग्राम हम लोगों ने बनाया है ना, बिल्कुल कुछ इसी तरीके से आप जो है यहाँ पर रिएक्टेंस और इम्पीडेंस के लिए भी बना सकते हैं। ये आपका हो गया R, ये आपका हो गया XL माइनस XC, और इनका जो रिजल्टेंट मिलेगा वो मिलेगा हमको Z, और ये एंगल फाई। और इस तरीके से हम लोगों को फिर क्या मिलता है, R/Z cos फाई की वैल्यू। ठीक है, ये हो गया। हाँ जी, अब इसके बाद जो है हम बात करते हैं शक्ति की। तो जब शक्ति की अगर हम बात करते हैं, तो यहां पर लिख लेते हैं कुछ इस तरीके से, शक्ति की वैल्यू मैं यहीं पर लिख रही हूँ, P इज इक्वल टू VRMS IRMS cos फाई, ये लिखा हम लोगों ने। और ये बेसिकली, हाँ, इसमें जो cos फाई वाला जो पार्ट है वो आपका पावर फैक्टर कहलाता है ना, शक्ति गुणांक जिसको हम बोलते हैं। I cos फाई वाला जो पार्ट है बेसिकली आपका, ये मान लो कि आपका क्या है, वोल्टेज है, और ये आपका क्या है, करंट है, और ये फाई। तो आपका जो करंट का एलिमेंट है, अगर हम इसको दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करें, तो ये आपका I cos फाई, और ये वाला पार्ट आपका क्या होता है, I sin फाई। तो I sin फाई वाला जो पार्ट है वो आपका शक्ति में जो है, यानी कि आपके पावर में जो है पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो ये वाला जो पार्ट है आपका वॉटलेस करंट आपका कहलाता है, वॉटहीन धारा जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। और यहाँ पर I cos फाई की बात करते हैं, तो ये वॉटफुल करंट, मतलब कि जो पार्ट आपका पार्टिसिपेट कर रहा है। तो वॉटलेस करंट क्या होता है, ये भी आपको पूछा जाता है। और क्योंकि सिलेबस से हट चुका है, तो बट फिर भी छोटा सा पार्ट है, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर मेंशन करवा दे रही हूँ, खासकर कॉम्पिटिशन एग्जाम वाले बच्चों के लिए। और ये हो गया, तो ये इस तरीके से। तो इसको जो है हम एक काम करते हैं, यहाँ पर जो है इसको नीचे की तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे रेजोनेंस की। तो जब हम रेजोनेंस की बात करते हैं, तो रेजोनेंस के लिए जो है यहाँ पर लिख लेते हैं हम, रेजोनेंस कंडीशन का मतलब क्या होता है, जिसको हम अनुनाद कहते हैं। बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि जो हम RLC सर्किट के बारे में पढ़ रहे हैं, RLC सर्किट में जब L एलिमेंट और C एलिमेंट के लिए जो रिएक्टेंसेस है XL और XC, अगर इनकी वैल्यू क्या हो जाती है, सेम हो जाती है, तो ये कंडीशन आपका रेजोनेंस कंडीशन कहलाता है।
बेसिकली ये जो रेजोनेंस कंडीशन है फ्रीक्वेंसीज की वजह से यहाँ पर जो है डिपेंड करता है, और इसकी वजह से आपकी जो VL और VC की जो वैल्यू है वो भी क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। तो जो हम लोगों ने फेजर डायग्राम पढ़ा था जिसमें हम लोगों ने VL माइनस VC और XL माइनस XC के बारे में देखा था, तो ये इक्वल एंड अपोजिट होने की वजह से एक दूसरे को कंप्लीटली कैंसिल आउट कर देते हैं, जिसकी वजह से केवल और केवल आपका रेजिस्टिव एलिमेंट का पार्ट यानी कि VR और R जो है आप लोगों का बचता है। मतलब कि इस कंडीशन में जो इम्पीडेंस की वैल्यू होती है वो सबसे ज्यादा मिनिमम होती है, क्योंकि XL और XC पूरे तरीके से हट गया। मतलब कि ये समझ जाओ कि फ्लेवर तो है बट उन एलिमेंट की वजह से लॉसेस नहीं है, क्योंकि वो दोनों इक्वल होने की वजह से एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं, और इसी वजह से रेजोनेंस यानी कि अनुनाद का जो कंडीशन है वो बहुत ज्यादा इसके एप्लीकेशंस है, यूजफुल है, इसलिए इस टॉपिक से जो क्वेश्चन है वो ज्यादा आते हैं, है कि नहीं। तो इस कंडीशन में जो हम लोगों को करंट की वैल्यू मिलती है, क्योंकि मिनिमम हमारा रेजिस्टेंस होता है, तो डेफिनेटली जो करंट की वैल्यू है वो सबसे कम होगी, केवल और केवल रेजिस्टिव पार्ट होता है इसमें, तो मैक्सिमम करंट की वैल्यू हम लोगों को यहाँ पर मिलती है। ठीक है, जो cos फाई की वैल्यू है R/Z, क्योंकि Z जो है इक्वल होता है R के, जिसकी वजह से ये वैल्यू 1 है, तो ये सबसे बेस्ट कंडीशन होता है। और यहाँ पर XL इक्वल टू XC है, तो XL के प्लेस में अगर हम ओमेगा L रखें और XC के प्लेस में अगर 1/ओमेगा C रखें, तो हमें यहाँ पर एक फॉर्मूला मिलता है ओमेगा इक्वल टू 1/√LC, और अगर ओमेगा की वैल्यू हम रखें 2πf, तो वहां से हम लोगों को F इज इक्वल टू 1/2π√LC ये फॉर्मूलाज हम लोगों को मिलते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इन फॉर्मूलाज को आप बहुत अच्छे से देख लेना, खासकर ये जो रेजोनेंस वाला कंडीशन है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो इसी से कंसिडर करे जाते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों का जो RLC सर्किट का पार्ट है वो आप लोगों का कंप्लीट होता है, और RLC सर्किट से ही जैसे हम लोगों ने देखा, तो RL, LC और RC कॉम्बिनेशन के लिए आप देख सकते हैं बेसिकली जो क्वेश्चंस आते हैं वो RLC सर्किट से ज्यादा आते हैं, या तो फिर RL कॉम्बिनेशन से भी आपको पूछ सकता है। तो अगर आपको RLC सर्किट आता है तो RL सर्किट के लिए भी आप क्वेश्चंस जो है वो लिख सकते हैं, राइट। एंड इसके बाद नेक्स्ट जो है हम बात करते हैं चोक कॉइल की। तो चोक कॉइल क्या होता है, तो बेसिकली जो चोक कॉइल है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, चोक कॉइल वो इंडक्टिव पार्ट होता है कि मान लो कि हमारे पास R और L सर्किट है, इसमें से अगर मान लो कि आप लोगों ने क्या किया कि जो R एलिमेंट है वो लगभग आपका 0 है, और केवल इंडक्टिव पार्ट ही आपका यहाँ पर जो है रिमेनिंग है, तो क्योंकि जो इंडक्टिव पार्ट है, इंडक्टर है, वो आपका करंट को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है, तो ये भी यूटिलाइज किया जाता है बेसिकली जब हम लोगों को केवल करंट को कंट्रोल करना होता है, तो वहां पर रेजिस्टिव एलिमेंट को 0 कर दिया जाता है, जो कि क्या कहलाता है, चोक कॉइल कहलाता है। क्योंकि जो रेजिस्टिव एलिमेंट को 0 करने से फायदा क्या होता है, तो क्योंकि जो शक्ति का क्षय है, मतलब कि पावर, एवरेज पावर का फॉर्मूला आप लोगों ने केवल और केवल रेजिस्टिव एलिमेंट के लिए देखा था, आप लोगों ने देखा था L और C के लिए शक्ति का क्षय नहीं होता है, तो इसकी वजह से यहाँ पर पावर की वैल्यू 0 हो जाने की वजह से यहाँ पर शक्ति का क्षय नहीं होता, इसलिए इसका जो है अल्टरनेटिंग करंट को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो यूज टू कंट्रोल अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, चोक कॉइल। एंड चोक कॉइल के बाद जो है हम यहाँ पर बात करते हैं LC ऑसिलेशन, यानी कि दोलन की। इसका मतलब ये होता है कि जो L और C का कॉम्बिनेशन है, ये जो है आपस में पैरेलल में यूं इस तरीके से कनेक्ट किया जाता है, तो इनके अक्रॉस जो वोल्टेजेस है VL और VC बेसिकली आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और अगर इनके लिए इक्वेशन लिखा जाए यूं इस तरीके से, तो ये आपका VL प्लस VC इज इक्वल टू क्या होता है, 0 हो जाता है। और यहाँ से आपका VL के प्लेस में हम लिख सकते हैं L d² Q/dt, और dt का स्क्वायर प्लस VC के प्लेस में हम लिख लेते हैं क्या, Q/C। इस तरीके से इसका इक्वेशन आता है। तो ये आपका क्या होता है, LC ऑसिलेशन सर्किट। बेसिकली ये जो आपका कैपेसिटर है Q इज इक्वल टू आपका क्या होता है, C भी यहाँ पर होता है, तो ये पार्ट भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है वो क्वालिटी फैक्टर के बारे में भी पूछा जाता है। तो क्वालिटी फैक्टर जो है यहाँ पे लिख लेती हूँ, क्वालिटी फैक्टर, ठीक है। तो क्वालिटी फैक्टर Q इज इक्वल टू जो होता है XL/R, और ये XL/R, और इसका जो फॉर्मूला है ये 1/R²L/C, इस फॉर्म में भी हम लिखते हैं F0 ये बैंडविड्थ VW, इस तरीके से, है ना। तो ये क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला। और क्वालिटी फैक्टर यहाँ पर किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो क्वालिटी फैक्टर जो है, क्वालिटी फैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है शार्पनेस के, ठीक है। ये हो गया आपका इक्वेशन, ओके। सो नेक्स्ट जो है हम यहाँ पर ट्रांसफार्मर के बारे में देखेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में आपका ट्रांसफार्मर भी कवर होता है। तो जो ट्रांसफार्मर है हमारा, राइट, तो ट्रांसफार्मर ये जो है आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस के प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है, और म्यूचुअल इंडक्टेंस के प्रिंसिपल पर बेस्ड होने के साथ साथ ये अल्टरनेटिंग करंट के लिए ही जो है वर्क करता है, डायरेक्ट करंट के लिए वर्क नहीं करता, इसलिए हम इसको इस चैप्टर में पढ़ रहे होते हैं। डायरेक्ट करंट के लिए वर्क क्यों नहीं करता है, क्योंकि जो म्यूचुअल इंडक्टेंस का कॉन्सेप्ट है वहां पर फ्लक्स में टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज की वजह से वहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट जो है इंड्यूस होता है, और क्योंकि वहां पर जो है वाइंडिंग्स लगी होती है ट्रांसफार्मर में, तो बेसिकली अगर हम डायरेक्ट सप्लाई दे तो करंट जो है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बार बार चेंज नहीं करता, जिसकी वजह से वाइंडिंग्स के जलने के चांसेस होते हैं, और इसलिए इसको अल्टरनेटिंग के साथ ही हम क्या करते हैं, अल्टरनेटिंग प्रॉपर्टी के साथ ही हम इसको यूज करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम ये ट्रांसफार्मर के बारे में देखें, तो ट्रांसफार्मर और ये हो गया
ये डायग्राम हो गया। तो बेसिकली जब हम ट्रांसफार्मर का डायग्राम बनाते हैं तो हम यहाँ पर जो दो वाइंडिंग्स बनाते हैं यूं इस तरीके से, है ना। तो केवल और केवल एसी पर वर्क करता है, तो वर्क ओनली एसी आप लिख सकते हो, वर्क्स ओनली इन एसी, ठीक है। और इसके रिलेटेड जो है आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी वाइवा में पूछ लिया जाता है कि डीसी पे क्यों वर्क नहीं करता है। तो ऑलरेडी मैंने मेंशन किया हुआ है। प्रिंसिपल की बात करें तो यहाँ पर प्रिंसिपल जो है म्यूचुअल इंडक्शन का प्रिंसिपल होता है, म्यूचुअल इंडक्शन यानी कि अन्योन्य प्रेरण, ठीक है। अच्छा, अब ये जो ट्रांसफार्मर है बेसिकली यूज क्यों किया जाता है, तो देखो जहां पर अगर मान लो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी जा रही है तो वहां से आपके घरों तक के पहुंचाने के लिए जो है डेफिनेटली हम लोगों को वोल्टेज और करंट को जो है घर तक पहुंचाना होगा। तो अगर हम मान लो कि 220 का वोल्टेज हम अपने जो घरों में यूज करते हैं उन वैल्यूज में अगर ट्रांसफर करें तो वो बहुत ही ज्यादा महंगा और कॉस्टली होता है, इसलिए हम हाई वोल्टेजेस में कन्वर्ट करके जो है ट्रांसफर करते हैं, मतलब कि वोल्टेज की वैल्यू बढ़ा करके। तो ट्रांसफार्मर की उससे वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाई भी जा सकती है, ट्रांसफार्मर की हेल्प से वोल्टेज की वैल्यू घटाई भी जा सकती है। और वोल्टेज बढ़ाई और घटाई जाती है तो क्योंकि आपका जो है शक्ति यानी कि पावर जो है वो आपका सेम रहता है, तो इस वजह से करंट की वैल्यू वोल्टेज बढ़ाने पर कम होगी और वोल्टेज घटाने पर करंट की वैल्यू ज्यादा होगी। और इस तरीके से एक हम लोगों को आगे चल करके ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो भी मिलेगा। लेकिन हम यहाँ पर दो टाइप्स की बात करेंगे, तो एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर और दूसरा टाइप होता है स्टेप डाउन, ठीक है। तो बेसिकली स्टेप अप में क्या होता है कि जो नंबर ऑफ वाइंडिंग्स होती है सेकेंडरी साइड की वो ज्यादा होती है, और स्टेप डाउन में जो है वो क्या होता है कि जो नंबर ऑफ वाइंडिंग होती है सेकेंडरी साइड की वो क्या होती है, कम होती है। तो नंबर ऑफ वाइंडिंग्स कम होती है मतलब कि इसके अक्रॉस जो ईएमएफ की या फिर वोल्टेज की जो वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, कम होगी। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि जो वीएस की वैल्यू होती है वो कम होती है प्राइमरी साइड से, मतलब सेकेंडरी की, और यहाँ पर जो है सेकेंडरी की वोल्टेज की वैल्यू ज्यादा होती है प्राइमरी से, ठीक है। और करंट की लिए बात करें तो करंट जो है वो रिवर्स होता है, क्योंकि आपका P इक्वल टू VI, तो यहाँ पर अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट घटेगा, वोल्टेज कम होगा तो करंट कम होगा, ठीक है। जस्ट मैंने आप लोगों को ये समझाने के लिए बताया। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं करंट के लिए IP इज ग्रेटर देन IS, मतलब कि प्राइमरी के अक्रॉस करंट जो है सेकेंडरी के अक्रॉस करंट से ज्यादा होगा स्टेप अप के लिए, और सेकेंडरी के अक्रॉस करंट ज्यादा होगा कब, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है इस बेसिस पर ही एक जो रिलेशन हम लोगों को मिलता है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है हम देखते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है। तो यहाँ पर हम ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो भी या टर्न रेशियो जिसको हम बोलते हैं, टर्न रेशियो जो है वो ट्रांसफार्मर के लिए बेसिकली इन पर बेस्ड ही होता है। तो ये आपका VS अपॉन VP और ये IP अपॉन IS, और ये नंबर ऑफ टर्न्स के लिए अगर बात करें तो NS अपॉन NP, ठीक है। तो ये जो टर्न रेशियो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो ये इक्वेशन भी आप डेफिनेटली जरूर लिख लेंगे। एंड इसके बाद जो है हम बात करते हैं कि आदर्श ट्रांसफार्मर मतलब आइडियल कंडीशन क्या होता है। तो आइडियल कंडीशन के केस में ट्रांसफार्मर के लिए आइडियल कंडीशन, ठीक है, आइडियल कंडीशन के केस में ट्रांसफार्मर के लिए जो पावर लॉस है, मतलब कि जितना पावर हम ट्रांसफर कर रहे हैं सेकेंडरी साइड की एक्टिविटी उतना ही मिलना चाहिए, बट एक्टिविटी उतना मिलता नहीं, बट इसकी जो एफिशिएंसी है मतलब की क्षमता पावर को ट्रांसफर करने की अच्छी खासी होती है। 97-98% एक्यूरेट पावर हम लोगों को सेकेंडरी साइड में भी मिल जाता है, लॉसेस कम होते हैं, लेकिन हाँ वो जो इकोनॉमिक हो जाता है उसकी वजह से पूरा सिस्टम, तो उतना लॉस जो है बियर किया जा सकता है। लेकिन अगर मान लो कि 220 वोल्ट के फॉर्म में ही भेजा जाए किसी प्लांट से घर तक के, तो वो बहुत ज्यादा महंगा पड़ेगा, तो उससे कंपेयर में ये बेटर है, ठीक है। तो और इफिशिएंसी मतलब क्षमता का जो मतलब है वो क्या होता है कि कितना पावर आप दे रहे हो उतना ही जा रहा है, थोड़ा बहुत कम जा रहा है मतलब कि वो उसकी इफिशिएंसी, तो इफिशिएंसी आप लोग आई होप चाहते होंगे। तो यहाँ पर आइडियल कंडीशन में जो इफिशिएंसी है वो 100% होनी चाहिए। आइडियली प्रैक्टिकली कुछ पॉसिबल तो होता नहीं है, और जो आपका मतलब कि फ्लक्स का जो लॉस है वो आपका क्या होना चाहिए, आइडियल कंडीशन में क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो ये कुछ केसेस है, लॉसेस जो है ट्रांसफार्मर के में होने वाले लॉसेस है वो लॉसेस जीरो होने चाहिए। तो बेसिकली आइडियल कंडीशन पॉसिबल नहीं होता, लेकिन फिर भी पढ़ा जाता है आइडियल कंडीशन के बारे में। और इसके अलावा जो यहाँ पर जो प्रिंसिपल म्यूचुअल इंडक्शन का जो लग रहा है, इस पर बेसिस यहाँ पर जो है EMF का जो फॉर्मूला हम लिखते हैं, EMF इज इक्वल टू NBW, ए भी आएगा यहाँ पर साइन ओमेगा टी, जो हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में ये फॉर्मूला देखा है कि किस तरीके से ये फॉर्मूला हम लोगों को मिलता है, तो वहां से आपका ये फॉर्मूला आता है। I इज इक्वल टू E/R हम लिख सकते हैं। और क्योंकि ये जो आपका EMF है बेसिकली जो आप लोगों ने टर्न रेशियो पढ़ा है वहां से आप इसको कैसे लिख सकते हैं, तो ES इक्वल टू ES या फिर ये VS लिख लो। देखो ES लिखो चाहे VS लिखो, EMF पूछो चाहे वोल्टेज, कैलकुलेशन सेम ही होता है। तो अगर ES हो, VS हो या फिर ES हो, तो दोनों के लिए आप इस तरीके से लिख सकते हैं NS इंटू, ये टर्न रेशियो से ही फॉर्मूला मैं लिख रही हूँ, EP अपॉन
एमपी, ठीक है। ईपी की जगह में आप ईपी भी लिख सकते हैं, एक ही मतलब है, इस तरीके से, राइट। तो ये सारा कुछ लिख लिया। एक जो है इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है, तो इफिशियंसी के लिए भी आउटपुट अपॉन इनपुट पावर होता है। अगर हम परसेंटेज की बात करें, ठीक है, तो परसेंटेज कैसे निकलेगा, तो 100% कर देंगे। आउटपुट पावर जो है आपका आई एस स्क्वायर अपॉन आर, और इनपुट पावर जो है आपका ये वीपी और आईपी, यू इस तरीके से, और इनटू 100 कर दिया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसकी इफिशियंसी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। लॉसेस की बात करें तो ट्रांसफार्मर है, इसमें दो तरह के लॉसेस होते हैं, एक आयरन लॉस और कॉपर लॉस। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज की क्या करना चाहिए कि ये जो हम लोग कोर हम लोगों ने जो लिया था, ये हम लैमिनेटेड कोर्स लेते हैं क्योंकि लॉसेस को कम करने के लिए, क्योंकि एक एडी करंट यानी कि भंवर धाराएं होती है। बेसिकली क्या होता है कि ये म्यूचुअल इंडक्शन यानी कि फ्लक्स यहाँ पर लिंकेज होता है कोर में। तो जब पहली वाइंडिंग से दूसरी वाइंडिंग में फ्लक्स ट्रांसफर होता है, फ्लक्स लिंकेज होता है, तो लिंकेज के दौरान क्या होता है कि बेसिकली अगर हम सॉलिड मटेरियल का कोर बनाए तो वहां पर जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के कारण जो है कुछ इंड्यूस्ड करंट जो है क्रिएट हो सकते हैं, जिसकी वजह से वो लॉसेस बन जाते हैं यहाँ पर। तो उसको कम करने के लिए हम इन कोर्स को लैमिनेटेड यूज करते हैं, और अगर हम इनको लैमिनेटेड यूज करते हैं तो बेसिकली जो एडी करंट क्रिएट होने के जो चांसेस रहते हैं परतदार यानी कि लैमिनेटेड होने की वजह से, वो एडी करंट की वैल्यू बहुत ही नॉमिनल हो जाती है। इसकी वजह से हम यहाँ पर पर्टिकुलर एडी करंट लॉसेस को कम कर सकते हैं। भंवर धारा जिसको हम बोलते हैं, तो भंवर धारा के बारे में डायरेक्टली पूछा जाता है आप लोगों को। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये सारा कुछ देख लिया। चाहो तो आप लॉसेस के बारे में लिख सकते हो। ये पूरा आप लोगों का अल्टरनेटिव करंट यानी कि प्रत्यवर्ती धारा का माइंड मैप कंप्लीट बन चुका है। एक बार जूम आउट करके मैं सारी चीजें आप लोगों को दिखा देती हूँ। प्रत्यवर्ती धारा में हम लोगों ने आरएमएस, वीआरएमएस और एवरेज करंट, एवरेज वोल्टेज की वैल्यू से शुरू किया था। शिखर मान, मैक्सिमम वैल्यूज हम लोगों ने देखी थी। आरएलसी एलिमेंट्स के बारे में हम लोगों ने देखा था। आरएलसी के बाद हम लोगों ने कॉम्बिनेशन की बात करी थी, आरएलसी तीनों के कॉम्बिनेशन से आप आरएल, आरसी और एलसी कॉम्बिनेशन के बारे में भी देख सकते हो। इसके बाद हम लोगों ने चोक कॉइल के बारे में बात किया था, और उसके बाद एलसी ऑसिलेशन सर्किट यानी कि दोलन सर्किट के बारे में हम लोगों ने बात किया था। दोलन परिपथ के बारे में, क्वालिटी फैक्टर के बारे में हम लोगों ने जब बात किया, उसके बाद हम लोगों ने ट्रांसफार्मर के बारे में बात करी, जिसमें हम लोगों ने उनके वर्किंग प्रिंसिपल और जो फॉर्मूलाज है, उसके जो टाइप्स है, स्टेप अप, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, इसके बारे में भी देखा था। और हम लोगों ने जो एफिशिएंसी के बारे में भी देखा था। साथ ही साथ हम लोगों ने रेजोनेंस कंडीशन के बारे में भी देखा था, जब हम लोगों ने आरएलसी सर्किट पढ़ा था, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका पार्ट जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस तरीके से इस पूरे चैप्टर का ये माइंड मैप यहीं पर एंड होता है, और नेक्स्ट चैप्टर के माइंड मैप के साथ मैं मिलूंगी, और तब तक के लिए बाय बच्चों।